नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर 4 हो गया है। पहले ये चैप्टर 5 हुआ करता था एनसीईआरटी की बुक में, पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर डिलीट हो गया, जिसके बाद ये चैप्टर 4 हो गया है। तो इस बात में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो देख लेते कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास और लोकतंत्रीकरण के बारे में पढ़ना है, और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इन देशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास और लोकतंत्रीकरण और पाकिस्तान देश के बारे में पढ़ लिया है। तो यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। तो उस पार्ट को ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश और मालदीव देश के बारे में पढ़ेंगे, और अंतिम पार्ट में हम नेपाल और श्रीलंका देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये मेरी आइडिया, आप मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें। और यहाँ पर ही मैं आपको न्यू अपडेट देता रहता हूँ कि मेरी नई वीडियो कौन सी आने वाली है, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर न्यू वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम पर। तो हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। पहले कुछ देख लेते हैं कि मैप में बांग्लादेश किधर है। तो आपको ये जितना भी रेड एरिया दिख रहा है ये बांग्लादेश है। तो आपको एक छोटी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ कि आपको जैसा कि पता ही होगा कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद भारत का विभाजन हो गया था। दो हिस्सों में भारत बट गया था, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो ये जो बंटवारा हुआ था ये हुआ था धर्म के आधार पर। तो ये बंटवारा इस हिसाब से किया गया था कि जिस एरिया में, जिस भी राज्य में जो मुस्लिम जनसंख्या है वो अधिक है ना, उसे पाकिस्तान बना दिया गया था। तो दो पाकिस्तान बनाए गए थे, पाकिस्तान भी दो थे, ठीक है। एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, यही आगे चल के 1971 में बांग्लादेश बना। क्लियर। तो देख लो मैप में कहाँ पर है, फिर आपको डिटेल में अभी नीचे समझाऊंगा। तो अब देखो, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत दो भागों में बट गया, एक भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी दो बनाया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1971 से पहले तक जो ये बांग्लादेश था ये पाकिस्तान का ही अंग था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1947 से 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, पर बाद में ये 1971 के बाद ये बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बंटवारा हुआ था ये धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से बांटा गया कि जहाँ पर भी जो मुस्लिम जनसंख्या है ना वो अधिक होगी, उनको पाकिस्तान बना दिया गया। तो जो असम और बंगाल का हिस्सा था ना, यहाँ पर जो वो थी मुस्लिम जनसंख्या ये काफ़ी अधिक थी। तो इन्हीं के जो विवादित क्षेत्र थे उसी को ही पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। क्लियर। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। तो अब देखो, होता क्या था कि यहाँ पर ये बन तो पाकिस्तान गया था, पर यहाँ पर बंगाल और असम के काफ़ी अधिक लोग रहते थे जो बंगाली बोलते थे। तो अब जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो क्या करता था, उर्दू भाषा को इन पर लादता था। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग तो जो ये बंगाली भाषा बोलते थे, ये इस चीज़ का विरोध करते थे, क्योंकि इन पर उर्दू ज़बरदस्ती ला दी जा रही थी, ठीक है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृत और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध किया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और नहीं आना था यहाँ पर। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली और संस्कृत भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, वो थे तो पाकिस्तानी, पर वो थे बंगाली, जो बंगाली भाषा बोलते थे और संस्कृत भी बोलते थे। तो इन पर क्या थी, ज़बरदस्ती उर्दू थोपी जा रही थी, और इनके साथ जो इनकी जो बंगाली भाषा थी और संस्कृत भाषा थी उसे धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके खिलाफ ये विरोध करते थे, इसके खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा विरोध जताना शुरू कर दिया इनने अब।
फिर इसके बाद क्या हुआ, इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। तो अब इनने क्या किया कि ये चाहते थे कि राजनीतिक जो सत्ता है इसमें भी इन्हें बराबर की हिस्सेदारी दी जाए भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। तो अब देखो इस समय पर एक व्यक्ति उभर के उठकर आया पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए मतलब, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। इनने क्या किया, जो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान जो इन पर लाद रहा था ना, जो अपना विरोध वो जमाता जा रहा था, प्रभुत्व जमा रहा था, इसके खिलाफ क्या है, ये नेता उभर कर आया। नाम क्या है इनका, शेख मुजीबुर रहमान, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस संघर्ष में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की तरफ से उठकर आए, मतलब पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से उठकर आए। फिर इन्होंने क्या किया, 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में सारी सीटों पर विजय मिल गई। तो अब ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, इनका ताल्लुक़ था आवामी लीग से, ये याद रखना आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शेख मुजीबुर रहमान किस पार्टी से थे, आवामी लीग से। तो 1970 के चुनाव में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग सारे संपूर्ण पाकिस्तान में जीत गई, सारी सीटों पर इन्हें विजय मिल गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। तो अब इन्हें क्या है, संविधान सभा में भी बहुमत हासिल हो गया। फिर लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। पर बात कहाँ आ रही थी, इन्हें संविधान सभा में वो तो बहुमत तो प्राप्त हो गया, पर क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान जो था उसका सरकार पर अत्यधिक दबदबा था, मतलब चलती उसी की थी सरकार पर। तो उसने क्या किया, सभा को वो मंजूरी नहीं दी, उसे आहूत करने से इनकार कर दिया। फिर से उनने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को ही गिरफ्तार कर लिया। जो ये शेख मुजीबुर रहमान जो इनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। तो अब जो जनरल याहिया खान का जब सैनिक शासन चल रहा था ना, जैसे कि मैंने आपको उसमें पहले पार्ट में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने आपको इस सब के बारे में बताया था कि किस प्रकार से शासन चला था पाकिस्तान में, ठीक है। तो जब सैनिक शासन चल रहा था जनरल याहिया खान का, तो उस समय क्या हुआ, जो बंगाली जनता थी ना, जो ये विरोध कर रही थी कि उन पर उर्दू थोपी जा रही है या पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जिस भी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसे कुचलने का इसने प्रयास किया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, हजारों लोगों को इनके सैनिकों ने मार दिया। जो पाकिस्तानी सेना थी, इनने हजारों लोगों को मार दिया जो आंदोलन कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब क्या हुआ, जब इतने सारे लोग मर रहे थे, जब जनरल याहिया खान के कारण और उसकी सेना के कारण जब इतने लोग मर रहे थे, तो जो बांग्लादेश के लोग थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने क्या किया, भारत में आना शुरू कर दिया, और जिसके कारण भारत में शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई। आपको पता भी होगा कि भारत में अवैध रूप से कितने ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो एक विवाद का मुद्दा भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। बाद में भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी। तो अब बाद में भारत सरकार ने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे ना, जो बंगाली लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो अब आज़ादी की मांग करने लगे। वो पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो बाद में भारत की सरकार ने क्या किया, इनका समर्थन चालू कर दिया। उनने क्या किया, वित्तीय सहायता भी दी और सैन्य सहायता भी दी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। तो अब क्या हुआ, जो 1971 आया, तो भाई इसमें जो ये विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इनके कारण क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान में 1971 में युद्ध छिड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण से हुई। तो अब देखो युद्ध कब समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में। जैसा कि आपको बताओ कि जब
विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष किया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण था वो पूर्वी पाकिस्तान में हुआ और युद्ध का अंत तब हुआ जब स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो युद्ध कब समाप्त हुआ आपको पता लग गया होगा, जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश इसमें आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण होने लगा। ठीक है, फिर बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। तो जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो उसने अपना संविधान बनाया और उसमें उसने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। तो ये थी बांग्लादेश की हिस्ट्री। आपको पूरी तरीके से बता दिया कि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने तक का पूरा सफ़र आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप जान लेते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध। पहले जान लेते हैं सहमति के मुद्दे। पहला है बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। तो जो बांग्लादेश है वो भारत की पूर्व चलो नीति का एक हिस्सा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। जो आपदा प्रबंधन होती हैं, जो भी ये प्राकृतिक समस्या होती है, इनमें जो भी मुश्किलात आती हैं, इनके जो प्रबंध करने होते हैं इन सभी में, और पर्यावरण के मसले, इन दोनों पर दोनों देशों में सहयोग के काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस पर कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, इसमें सहयोग होता है दोनों देशों के बीच में। और व्यापार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पहले के समय से। तो ये थे कुछ सहमति के मुद्दे। अब देख लेते हैं मतभेद किन मुद्दों पर है। पहला, बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी के मुद्दे पर मतभेद है। तो अब जो बांग्लादेश और भारत है ना, इनके बीच जल विवाद को लेकर वो है, जल बंटवारे को लेकर विवाद है। ठीक है, और वो जल विवाद किसका है, कौन सी नदियों का है, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद है। दूसरा एक है भारत में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जनरल याहिया खान के सैनिकों ने मारना चालू कर दिया था लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्या हो रही थी, तो जो पूर्वी पाकिस्तान से लोग थे वो भारत में रहने चालू कर दिए, वो भारत में आ गए, जिस कारण भारत में शरणार्थी संकट हो गया था। ठीक है, तो ये वही अवैध बांग्लादेशी हैं जो भारत में काफ़ी समय से रह रहे हैं। अब तीसरा है फ़र्क का विवाद। तो आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये फ़र्क का विवाद क्या है। फ़र्क का विवाद के बारे में आपको बताना है। आंसर आपको इस प्रकार देना है, अपना नाम लिखना है और फिर आंसर में बताना है कि फ़र्क का विवाद क्या है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है आज के लिए। तो ये थे बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री, और फिर बांग्लादेश के और भारत के संबंध बता दिए, और किन किन मुद्दों पर सहमति और किन किन पर मतभेद है ये बता दिए। अब जान लेते हैं मालदीव के बारे में। ठीक है, मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। जो मालदीव है ये 1968 तक एक सल्तनत था। सल्तनत मतलब किसी राजा का किंगडम। ठीक है, तो ये 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था। फिर 1968 में एक गणतंत्र बना और शासन के अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। तो 1968 में क्या हुआ, ये एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, और शासन के अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली गई इस देश में। फिर क्या हुआ, 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मतदान किया। तो 2005 में क्या हुआ, 2005 के जून में मालदीव की जो संसद थी उसमें बहुदलीय प्रणाली अपना ली गई। ठीक है, उसको अपनाने के लिए एक पक्ष में मतदान किए गए कि इस प्रणाली को अपनाया जाए कि नहीं। तो 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान हुए। फिर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामला, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, इसका जो राजनीतिक मामले हैं मालदीव के, उसमें काफ़ी ज़्यादा दबदबा प्रभुत्व है। ठीक है, याद रखना ये पार्टी का नाम इम्पोर्टेंट है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला, 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव के बाद विपक्षी दलों को मंजूरी दे दी गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान हुआ। तो ये मतदान सफल हुआ, जिसके बाद माना जाता है कि मालदीव की जो वो है ना
क्या कहते हैं, सॉरी, लोकतंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि जब लोकतंत्र में एक से अधिक ज़्यादा दल होंगे तो उसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर विपक्ष बोल भी सकता है, और जब एक ही पार्टी का दबदबा होगा तो वो जो चाहे वो कर सकती है। तो इसलिए जो है ये माना जाता है कि 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें विपक्ष के दलों को भी मंजूरी दे दी गई। मालदीव के बारे में वैसे इतना कुछ ज़्यादा पेपर में आता नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको मेन बता दिया कि मालदीव में क्या हुआ था। और अब जान लेते हैं भारत और मालदीव के संबंध कैसे हैं। 1988 में मालदीव में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया था। तो क्या हुआ, जो 1988 में जो मालदीव है इसमें श्रीलंका से कुछ भाड़े के सैनिक आए जिन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मालदीव ने भारत से सहायता मांगी और भारत ने सेना भेजकर मालदीव की सहायता भी की। तो ये संबंध है इनके, क्योंकि तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इससे पता लगता है कि जब मालदीव ने सहायता मांगी और भारत ने सहायता कर भी दी, तो इससे पता लगता है कि इन दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं। और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी सहायता की है। तो जो भारत है वो मालदीव के आर्थिक विकास में, क्योंकि छोटा सा देश है, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बहुत ही छोटा देश है, एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में स्थित। ठीक है, तो इसके आर्थिक विकास के लिए भारत काफ़ी मदद करता रहता है, और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी भारत ने इसकी काफ़ी सहायता की है। तो कुल मिला के भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, इनमें ज़्यादा मतभेद कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज का पार्ट भी समाप्त होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज के पार्ट में हमने बांग्लादेश को देखा। पहले आपको बांग्लादेश के बारे में बताया कि बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का अंग था। तो इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, परंतु 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है, जिसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बताई गई कि इसके पूरा इतिहास कैसे कैसे था। फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध आपको बताए गए, जो जिसमें पहला था पूरब चलो की नीति का हिस्सा है बांग्लादेश भारत की। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले में दोनों पर निरंतर सहयोग है, और व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये थे संबंध जिसमें सहमति थी। अब मतभेद वाले थे जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद है, जल बंटवारे को लेकर विवाद है। ठीक है, और शरणार्थी विवाद है, अवैध तरीके जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको लेकर विवाद है। और तीसरा है फ़र्क का विवाद, जिसके बारे में आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, आपको बताना है कि फ़र्क का विवाद क्या था। ठीक है, फिर हमने मालदीव के बारे में पढ़ा। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। फिर 2005 में जून में मालदीव में संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान भी हुआ एक बारी। ठीक है, और ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसमें बस मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश की राजनीति में काफ़ी अधिक प्रभुत्व है। ठीक है, और फिर संबंध जाने भारत और मालदीव की, कि भारत और मालदीव में संबंध कैसे हैं। एक बार 1988 में जब श्रीलंका से भाड़े के सैनिक आए थे, उन्होंने हमला किया था मालदीव पर। तब जो मालदीव है उसने भारत से सहायता मांगी और भारत ने उसकी सहायता की भी थी। तो इससे पता लगता है कि भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और भारत मालदीव के आर्थिक विकास और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी सहायता करता रहता है। तो यहीं तक आज का वीडियो थी, आज का पार्ट यहीं तक समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है, यहाँ आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।